दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समुद्री अभ्यास बताए गए हैं और दूसरी तरफ भागीदार देश बताए गए हैं। पहला है जीमेक्स 23, उसके सामने लिखा है जापान। दूसरा है AIME 23, उसके सामने लिखा है ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है स्लीनेक्स 23 और उसके सामने लिखा है श्रीलंका। उपरोक्त में से कितने युग्म सम्मिलित हैं, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो युग्म सम्मिलित है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आइए बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 यानी जीमेक्स 23 का 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, इसलिए युग्म एक सम्मिलित है। ये संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जीमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जबकि AIME 2023 आसियान भारत समुद्री अभ्यास है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करना है, इसलिए युग्म दो सम्मिलित नहीं है। वहीं स्लीनेक्स 23 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से बहुआयामी समुद्री संचालन करते हुए अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना था, इसलिए युग्म 3 सम्मिलित है। इस प्रकार केवल दो कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का तीसरा प्रयास है। कथन 2 है करीब 1 महीने बाद चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी। और कथन 3 है इसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में इसरो ने 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च करने का ऐलान किया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। लगभग 1 महीने बाद अगस्त के मध्य में चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी, इसलिए कथन 2 सही है। चंद्रयान 2 मिशन के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस के लिए संचालित करने और डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। लैंडिंग के बाद रोवर खुद को लैंडर से अलग कर लेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर प्रयोग करेगा और डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न है UNFCCC के COP27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कथन 2 है इसके तहत अवेयर लॉन्च किया गया था। और कथन 3 है इसके तहत लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत की गई। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही है। बीते 4 जुलाई को पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ इसे गंभीर समस्या मानते हुए कह रहे हैं कि UNFCCC के सदस्य देशों को COP27 की सिफारिशों का पालन करने की जरूरत है। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC की COP27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, इसलिए कथन एक सही है। COP27 ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए कथन 3 सही है। इसी के साथ मुख्य जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधान दोनों में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए एक्शन ऑन वाटर एडॉप्शन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी अवेयर शुरू किया गया, इसलिए कथन 3 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में रुपए के उपयोग को कम करना शामिल है। कथन 2 है इसमें आयात और निर्यात व्यापार के अलावा अन्य चालू खाता लेन देन के लिए रुपए को बढ़ावा देना शामिल है। और कथन 3 है यह भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है।
वर्तमान समय में भारत रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक रोड मैप पर जोर देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अंतर विभागीय समूह आईटीजी ने कहा है कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की क्षमता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग बढ़ाना शामिल है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के अलावा अन्य चालू खाता लेन देन के लिए रुपए को बढ़ावा देना और इसके बाद पूंजी खाता लेन देन में इसका उपयोग करना शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, मानहानि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केवल आपराधिक कानून के तहत अपराध है। कथन 2 है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार पूर्ण प्रकृति का है। और कथन 3 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में एक राजनीतिक दल के नेता की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि भारत में मानहानि को आपराधिक या दीवानी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानहानि के दोनों प्रकार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है, इसलिए कथन 3 सही है। भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। हालांकि अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के हित में इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 1 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक संधि है। कथन 2 है, इसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता थी। और कथन 3 है, इसमें 6 नदियों के जल का बंटवारा शामिल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर चल रहे विवाद में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। इस संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा, इसलिए कथन 3 सही है। इसने भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया, जबकि 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का आवंटन अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को किया गया। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड ने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये रिपोर्ट विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के रुझानों की जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई 2022 में 12% गिर गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के विकासशील देशों में आने वाला एफडीआई कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रित था, जैसे कि चीन और हांगकांग, सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और आसियान क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के सबसे उत्साहजनक प्राप्तकर्ता थे। वहीं चीन दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई मेजबान देश रहा, जहां 5% की वृद्धि देखी गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड। अगला प्रश्न है, उच्च समुद्र संधि यानी हाई सी ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करेगी। कथन 2 है, इसमें समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और लाभों को समान रूप से साझा करने की अनुमति देने के प्रावधान
शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। संयुक्त राष्ट्र ने एक उच्च सागर संधि यानी हाई सी ट्रीटी का प्रस्ताव रखा है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करेगी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस संधि में समुद्री अनुवांशिक संसाधनों से ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और लाभों को समान रूप से साझा करने की अनुमति देने के प्रावधान भी शामिल है, इसलिए कथन दो सही है। संधि में कहा गया है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों के किसी भी नए दोहन से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पूरा किया जाना चाहिए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है टोमेटो मोज़ेक वायरस यानी TOMV तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कद्दू आदि को प्रभावित करता है। कथन दो है कुकम्बर मोज़ेक वायरस यानी कि CMV तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। हाल ही में दो मोज़ेक वायरस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसल को प्रभावित किया है। इन दो मोज़ेक वायरस का नाम टोमेटो मोज़ेक वायरस और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है। बता दें कि टोमेटो मोज़ेक वायरस यानी TOMV विरिडे परिवार से संबंधित है। ये टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को प्रभावित करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। वहीं कुकुम्बर मोज़ेक वायरस यानी CMV खीरा, तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कद्दू और कुछ सजावटी पौधों को प्रभावित करता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। यदि समय पर उचित उपचार न किया जाए तो दोनों वायरस 100% फसल नुकसान का कारण बन सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है हाल ही में साल्वेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, USA, भारत, फ्रांस, भारत, अमेरिका या फिर जापान, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत, अमेरिका। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। हाल ही में साल्वेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया। साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई तक कोच्चि में किया गया। बता दें कि साल्वेक्स भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना का बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान यानी EOD अभ्यास है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस वर्ष के अभ्यास में भारत और अमेरिकी नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें विशेषज्ञ गोताखोर और EOD टीमों के अलावा INS निरीक्षक और USNS साल्बोर जहाज शामिल थे। भारत और अमेरिकी नौसेनाएं 2005 से इस अभ्यास में भाग ले रही हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत, अमेरिका। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है स्वाहिली भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह दुनिया में 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। कथन दो है यह अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषा है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।